Hello everybody, how are you? And today we will be starting with the Hello everybody, now we will be starting breathing and respiration part 7. So let's move with the fifth one, alveoli. In last lecture, we have learned about the lungs. Now we will be learning about alveoli. Alveoli are the structural and the functional units of lungs. Lungs की structural और functional unit जो होती है वो कौन सी होती है? Alveoli ही होती है. Alveoli consist of two types of cells called pneumatocytes. Alveoli जो होती है दो तरीके cells की बनी हुई होती है जिन्हें pneumatocytes कहते हैं. Pneumatocyte 1 are smaller cells and helps in gaseous exchange, whereas pneumatocyte 2 are larger cells which secrete phospholipid, that is lecithin. In biomolecules, we have already learned that phospholipid is lecithin only. और pneumatocyte first का क्या काम होता है? Work of the pneumatocyte first are that they are smaller cells and helps in gaseous exchange, and whereas pneumatocyte दूसरे का क्या होता है? ये pneumatocyte second जो होती है second नंबर पे आ रही है, मतलब कैसी सेल्स हैं? बड़ी बड़ी सेल्स हैं जो क्या करती हैं? लेसिथिन सीक्रीट करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी का. यहाँ से हमारे अंदर आ रही है एयर एल्वेओलर कैविटी के अंदर. यहाँ पर ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूज़न होगा. ये एल्वेओलर वॉल है जो कि 1 सेल थिक है, दैट इज़ सीधा एक सेल की बनी हुई है. ठीक है, एंड ये ब्लड कैपिलरी है. बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके नीचे है. आरबीसीज हैं जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एल्वेओलाई, यू शुड बी नोइंग. Then lecithin. Lecithin act as a surface reductant. The surface tension of alveoli and keep alveoli always remain open for efficient gaseous exchange. Lecithin क्या होता है? Surfactant reduce करता है, surface tension of alveoli को reduce करता है और alveoli को हमेशा gaseous exchange के लिए open रखता है. Total number of alveoli present in both the lungs of a man is 300 million. एक men के अंदर जो एल्वेलाई का नंबर है दैट इज 300 मिलियन, दोनों लंग्स को मिलाकर. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक तो एक्सचेंज पार्ट क्या होता है? साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन होता है एटमॉस्फेरिक एयर का एंड ऑल. नाउ रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जहाँ से एटमॉस्फेरिक की एयर को हम अंदर लेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे आउट. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन. एक एल्वेलर मेम्ब्रेन जो होगी उसमें क्या करेंगे? हम डिफ्यूजन करेंगे CO2 और O2 का. फिर क्या किया जाता है? गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड एंड डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. ब्लड एंड सेल नहीं होगा, ब्लड एंड टिश्यू होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 विच इज अ हार्मफुल गैस, एंड दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हम फर्दर चैप्टर्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डायफ्राम. डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से, और ये रेडियल मसल्स का बना हुआ होता है. वर्ड रिलेटेड विद डायफ्राम इज फ्रेनिक. डायफ्राम एक प्रिंसिपल मसल होती है ब्रीदिंग और एड इन वेंटिलेशन, मतलब ब्रीदिंग की एक प्रिंसिपल मसल है जो कि वेंटिलेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है. सो द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी भी इंक्रीज हो जाती है. इंटीरियर ओके. देन इंटरकोस्टल मसल्स. अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? स्पेसेस बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेसेस. दो रिब्स के बीच की जो जगह है, ये रिब है ये भी रिब है, इसके बीच में जो जगह है उस जगह को क्या कहेंगे? इंटरकोस्टल स्पेसेस. वे मसल्स इन दीज स्पेसेस आर फाउंड इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स. और इसमें जो मसल्स मिलेंगी उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, EICM एंड IICM. EICM एंड IICM. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि इधर बाहर की तरफ होंगी, इंटरनल जो अंदर की तरफ होंगी. ओके, थैंक यू.